बाबर आजम। Babar Azam. Babar Azam. Babar Azam. पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेस्ट बैट्समैन, The king stands tall once again tonight. वो बैट्समैन जिसे कोहली से बड़ा माना जाने लगा था। There is nothing better than a Babar Azam cover drive. आज उसकी 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं आई। Huge shot, finger goes up, Leslie Reef. बड़े मैचों में ये बैट्समैन हमेशा चौक कर गया। Out! The huge wicket of Babar Azam. लेकिन कैसे ये सारी चीजें हो गई? कैसे एक बैट्समैन जिसको विराट कोहली से कंपेयर किया जाने लगा था, वो विराट के आसपास भी नहीं आ पाया? कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। कैसे कुछ साल में जो बैट्समैन पीक में चला गया था, कुछ ही साल बाद वो ऐसे बॉटम में आया कि उसे ड्रॉप कर दिया गया। आइए आज सब कुछ जानते हैं बाबर आजम के बारे में। देखिए, कहानी की शुरुआत 2007 में होती है, जब साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और यहाँ पे एक लड़का बॉल बॉय बना हुआ था। अब ये जो बॉल बॉय था, ये अंडर 15 खेल रहा था इस समय और इसलिए इसको बॉल बॉय बनाया गया था इस मैच के दौरान। लेकिन ये बॉल बॉय वाला लड़का बाकी बॉल बॉय वाले लड़कों के जैसे नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम के अंदर एंटर कर जाता था। ये उनके ड्रेसिंग रूम में बैठता, सारे प्लेयर इसको जानते थे, ये सारे प्लेयर को जानता था, सब इसके काफी अच्छे दोस्त थे। इस लड़के के पास पूरी पाकिस्तानी टीम का एक्सेस था, ये किसी का भी बैट ले लेता और कुछ भी कर रहा था और सबको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में ये लड़का कौन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 13 साल का लड़का जो अंडर 15 खेल रहा है, जो बॉल बॉय बना हुआ है, वो ऐसे पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहा है जैसे पाकिस्तान नेशनल टीम में वो हो। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके कजन कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल, ये तीनों के तीनों इसी सेम नेशनल टीम का हिस्सा थे। मतलब एक लड़का जो बॉल बॉय बना हुआ है, ये नॉर्मल बॉल बॉय नहीं है, इसके परिवार के 3 लोग नेशनल टीम में खेल रहे हैं जो इसके भाई हैं। और यहाँ से सबको समझ में आता है कि इस बॉल बॉय वाले लड़के को इतना ज्यादा इसलिए ट्रीटमेंट स्पेशल दिया जा रहा है क्योंकि ये लड़के की पूरी फैमिली क्रिकेट टीम में है, वो भी नेशनल क्रिकेट टीम में। ये लड़का वेल एस्टेब्लिश टीम से आता है और इसलिए इसका सिलेक्शन बहुत जल्दी अंडर 15 में और इसके बाद बहुत जल्दी अंडर 19 में हो गया था। और ये लड़का जो था, ये कोई और नहीं था बल्कि बाबर आजम था और इसीलिए बाबर आजम क्रिकेट में बहुत आसानी से एंटर कर गए थे। बचपन में बाबर आजम को कोई दिक्कत नहीं होती, लेवल क्रिकेट खेलने तक तो ये काफी आसानी से क्रिकेट खेल लेते हैं। जब इनके भाई लोग ही क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी नेशनल टीम में, तो इनको कैसी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए अंडर 19 तक काफी आसानी से बहुत स्मूथली पहुंच गए थे। बट अभी ये दिक्कत थी कि अगर ये अंडर 19 में परफॉर्म नहीं करते तो यहाँ से बाहर हो जाते, नेशनल टीम में नहीं आ पाते। लेकिन होता क्या है कि अंडर 19 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और इसके बाद सारे डोमेस्टिक खेलने लग जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और देखते ही देखते ईयर आता है 2015 का और 31 में 2015 को बाबर आजम का ओडीआई डेब्यू करा दिया जाता है पाकिस्तान की नेशनल टीम में। अब देखिए, जब इनका डेब्यू होता है तो पहले ही मैच में जिम्बाब्वे के सामने 59 बॉल में 52 रन मारते हैं। ये काफी बढ़िया शुरुआत थी, कोई खिलाड़ी जो डेब्यू कर रहा है पहले मैच में वो रन बना देता है और उसके वैसे भी कजन जो थे वो काफी अच्छे प्लेयर बन चुके थे टीम में, तो यहाँ से रेपुटेशन बनाने लगते हैं कि मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी आने वाले टाइम में बन जाऊंगा। और बाद में जब 2015 निकला तो 2016 में इनका T20I डेब्यू भी करा दिया गया। बट होता क्या है कि T20I डेब्यू में 15 बॉल में 11 रन बना पाते हैं और इसके बाद T20I से इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो मेला जुलाकर आप कह सकते हैं कि 2015 में इनका डेब्यू हुआ था, 1 साल हो गए थे और ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस ऐसी दे नहीं पाए थे। बट इसके बाद 2016 के अंदर क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज होनी थी। ये सीरीज जो थी T20I की भी थी, ओडीआई की भी थी, टेस्ट की भी थी, मतलब तीनों चीजें खेली जानी थी और यहाँ पे बाबर आजम का नाम आता है। अब इस सीरीज से पहले बाबर आजम ने कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं की थी, इसलिए इस सीरीज में पहले T20I जो 3 होते हैं, यहाँ पे बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाता है। 15 की टीम में तो इनका नाम आता है लेकिन 11 में इनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी नहीं। लेकिन ओडीआई सीरीज में इनका नाम आता है और यहाँ पे इनको 11 की टीम में रखा भी जाता है। और ये वो सीरीज थी जो गेम चेंजिंग सीरीज बन जाती है बाबर आजम के लिए। इस सीरीज के बाद बाबर आजम को कहा जाने लगा कि पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर बनेंगे। देखिए, होता क्या है कि ओडीआई सीरीज जो 30 सितंबर से स्टार्ट होती है, 30 सितंबर को पहला मैच खेला जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आती है और बाबर आजम 120 रन मार देते हैं। पहले इस मैच में पाकिस्तान 284 रन बनाती है, पाकिस्तान काफी आसानी से मुकाबला जीत जाती है। अब इसके बाद जब सेकेंड मैच होता है तो यहाँ पे बाबर आजम अगेन 123 रन मारते हैं फर्स्ट डाउन आके और अगेन पाकिस्तान 300 से ज्यादा का स्कोर बनाती है। ये मैच भी पाकिस्तान जीत जाती है और पाकिस्तान ऑलरेडी सीरीज 2-0 से जीत चुकी थी। बाद में जब 5 अक्टूबर को तीसरा मैच खेला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बाबर आजम यहाँ पे 117 रन मारते हैं और पाकिस्तान ये मुकाबला भी एक तरफा जीतती है। अब यहाँ से 2 चीजें निकल के आती हैं जो बाबर आजम की किस्मत बदल देती हैं। सबसे पहली तो ये कि पाकिस्तान ये सीरीज 3-0 से जीत गई थी, मतलब पाकिस्तान ने पूरा क्लीन स्वीप किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि तीनों के तीनों मैच में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच थे और बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी ये बने थे। 3 मैच के अंदर इन्होंने 360 रन बना दिए थे। ये वो सीरीज थी जहां से बाबर आजम का राइज हो चुका था।
एक्चुअली में इसके पहले बाबर आजम ऐसे कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन इस सीरीज में 3 मैच में जब ये 3 सेंचुरी मारते हैं तो पाकिस्तान के लोग कहने लग जाते हैं कि ये पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर बनेंगे। सबको लगने लग जाता है कि आने वाले टाइम में काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हालांकि अभी ये विराट कोहली से कोई कंपेयर वगैरह नहीं किए जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर ही बड़े बैट्समैन माने जाने लगे थे और इसलिए पाकिस्तान मैनेजमेंट इसी सीरीज के जस्ट बाद इनका टेस्ट डेब्यू भी करा देता है। 2016 निकलता है और इसके बाद 2017 आता है। 2017 तक ये तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे और 2017 में लगातार ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। देखिए होता क्या है कि 2017 के अंदर बाबर आजम 18 ओडीआई में 872 रन बना देते हैं। इनका एवरेज 67.07 का था। एंड कमाल बात ये थी कि इस पूरे साल के अंदर ईयर कैलेंडर में मोस्ट रन गेटर की टॉप 10 की लिस्ट में आ गए थे। अब इनका ये पहला ही साल था टेक्निकली ओडीआई क्रिकेट में जहां ये अच्छे से ओडीआई क्रिकेट खेले थे और पहले ही साल इन्होंने पूरे साल ईयर कैलेंडर में टॉप 10 में जगह बनाई थी। एंड इसके बाद इनका विराट कोहली से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। लोग कहने लगे कि विराट के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, पाकिस्तान के विराट कोहली हैं। बट विराट से कंपेयर कैसे हो गया? 2017 में तो विराट ने 1460 रन बनाए थे। विराट का एवरेज तो 76 का था। जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे टॉप 10 में बाबर आजम आए थे वहाँ पे विराट नंबर 1 में थे, तो विराट से कंपैरिजन तो नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली विराट से कंपैरिजन इनका स्टार्ट होता है जब ये सेंचुरी काफी जल्दी मारने लग जाते हैं। 2017 तक बाबर आजम 33 ओडीआई खेलते हैं और ये 7 सेंचुरी मार देते हैं। अब विराट कोहली को 7 सेंचुरी मारने के लिए 50 मैच लग गए थे और बाबर आजम ने 33 मैच में मार दिए। इसके बाद लोग कहने लग गए कि विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, विराट कोहली बनेंगे बाबर आजम पाकिस्तान के। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ ओडीआई में, 2017 के अंदर T20 आई में 10 इनिंग में इन्होंने 352 रन बनाए। यहाँ पे भी इनका एवरेज 39.11 का था। 2017 तक तीनों फॉर्मेट में इनका राइज हो गया, रन बनाने लग गए, इनके कंपैरिजन स्टार्ट हो गए। पाकिस्तान की जनता को लगने लगा ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। और 2017 के बाद जब 2018 आया तो इन्होंने बहुत कमाल कर दिया। देखिए 2018 में सबसे पहले कमाल तो ये करते हैं कि ये T20 आई में बहुत रन बनाते हैं। अकेले T20 आई बस में इन्होंने 563 रन बनाए थे 18 मैच के अंदर। इनका एवरेज 62.55 का था। 2017 में जहां ये ओडीआई की लिस्ट में टॉप रन गेटर की लिस्ट में आए थे, वहीं 2018 में T20 आई में टॉप रन गेटर की लिस्ट में आ गए। इस पूरे साल के अंदर ये चौथे नंबर में थे T20 आई में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे उस लिस्ट के अंदर। एंड इसी सेम ईयर क्या होता है कि टेस्ट के अंदर ये 56 के एवरेज से 600 से ज्यादा रन बनाते हैं सिर्फ 8 टेस्ट मैच में। तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि टॉप रन गेटर की लिस्ट जो थी यहाँ पे ओडीआई में भी आने लग गए, T20 आई में भी आने लग गए, टेस्ट में भी आने लग गए और 2018 तक ये एकदम पीक में जाने लग गए। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे रन बनाते हैं कि इस समय इनके बराबर कोई रन नहीं बना पा रहा था। और 2018 जब निकलता है तो 2019 में पाकिस्तान की जनता बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप होना था और बाबर आजम जैसे नए खिलाड़ी आए थे। ऐसे खिलाड़ी आए थे जिनको विराट से कंपेयर किया जा रहा था, तो इनको लगा कि यार ये काफी रन बनाएंगे। पाकिस्तान की जनता को लगा कि इस बार पाकिस्तान डोमिनेट कर सकती है, 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत सकती है। लेकिन पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप में कोलैप्स कर जाती है। 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत ही बेकार परफॉर्म करती है, नंबर 5 में फिनिश करते हैं, सेमीफाइनल तक में क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन बाबर आजम अपना काम करते हैं, लगातार रन बनाते हैं। 8 इनिंग में बाबर आजम ने 474 रन बनाए 2019 वर्ल्ड कप। Here we go! What a century from Babar Azam! और जब ये 474 रन बनाते हैं तो सबको समझ में आता है कि ये तो सही पे कमाल के बैट्समैन है। एक्चुअली में इसके बाद पूरा वर्ल्ड मीडिया इनको विराट से कंपेयर करने लग गया और उसका सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में इन्होंने विराट से ज्यादा रन बनाए थे। अब बाबर आजम 2018 तक सिर्फ पाकिस्तान के लिए विराट माने जा रहे थे क्योंकि ये छोटी टीम के खिलाफ जैसे वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बनाते आ रहे थे। लेकिन 2019 में इनके सारे मैच जो थे बड़ी टीमों से खेले जाने थे और यहाँ पे भी इन्होंने रन बनाए थे। पूरे 2019 में इन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए थे। ओडीआई में टॉप रन गेटर की लिस्ट में एक बार फिर से जगह बना पाए थे। एंड इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर 474 रन जो ये बनाए थे पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन थे। अब 4 साल पहले आया बंदा सबसे ज्यादा रन बनाता है वर्ल्ड कप के अंदर, विराट से भी ज्यादा रन बनाता है। तो पाकिस्तान की जनता बस नहीं है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट की मीडिया कहने लग जाती है कि नेक्स्ट विराट कोहली है पाकिस्तान के लिए। लोगों को लगने लग जाता है कि विराट के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, विराट से इनका सीधा कंपैरिजन होने लग जाता है। ये वो समय था जब आकाश चोपड़ा तक कहते हैं कि फैब 4 की लिस्ट में बाबर आजम को डाला जाना चाहिए। तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में आपका नाम शुमार हो तो फिर फैब 4 में आपका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? अकेले 2019 में 20 ओडीआई खेले थे बाबर आजम ने, 1092 रन बनाए थे। इनका एवरेज 60.66 का था। इस समय इनका टेस्ट एवरेज 50 हो चुका था, ओडीआई एवरेज 55 हो चुका था। इसलिए पूरी वर्ल्ड मीडिया कहने लग गई कि नेक्स्ट विराट कोहली है पाकिस्तान के लिए। 4 साल के अंदर बाबर आजम की पूरी किस्मत पलट के रख गई थी। 2016 में इनका डेब्यू हुआ था और 2019 तक ये पीक में चले गए थे। लास्ट 4 साल में इन्होंने इतने रन बनाए थे तीनों फॉर्मेट के अंदर कि ये लिटरली सबसे ज्यादा रन गेटर थे पाकिस्तान की तरफ से। जब से बाबर आए थे 2016 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान के लिए ना किसी ने इतने रन T20
TTI में बनाए थे, ना ODI में बनाए थे, ना टेस्ट में बनाए थे। जब ऐसे में पाकिस्तान के लिए मोस्ट रन गेटर बनते हैं और लगातार ये हर जगह रन बनाते हैं तो सबको लगता है कि पाकिस्तान के विराट कोहली हैं। लोगों को ये लगने लग जाता है कि विराट के तक रिकॉर्ड तोड़ देंगे और सबको क्लियर था कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के कैप्टन बनेंगे। और 2019 के बाद हुआ भी यही। जब सरफराज अहमद को कैप्टनसी से हटाया गया तो बाबर आजम बिना किसी सवाल जवाब के कैप्टन बना दिए गए। पाकिस्तान को अपना नया कैप्टन मिल गया जो लगातार रन बना रहा है और बहुत अच्छे रन बना रहा है, जो अपनी क्रेडिट बना रहा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। अब पाकिस्तान की ऑडियंस को क्या लगने लगा कि आने वाले टाइम में हो सकता है पाकिस्तान भी कमबैक कर ले। पाकिस्तान टीम का जो डाउनफॉल हो रहा है हो सकता है वो कमबैक में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बाबर आजम बहुत रन बना रहे हैं और पाकिस्तान टीम को ये उठा रहे हैं लगातार। बाबर आजम जब कैप्टन बनते हैं तो 2020 का ईयर आ जाता है और 2020 में क्या होता है कि कोविड आ जाता है, तो यहाँ पे ज्यादा मैचेस होते नहीं है। लेकिन 2020 में एक सीरीज होती है पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ, जहाँ पे 3 मैच होते हैं और 3 मैच के अंदर बाबर आजम 221 रन बनाते हैं 110 के एवरेज से। अब जब ये ऐसा करते हैं तो 2021 तक इनकी ICC रैंकिंग नंबर 1 हो चुकी थी और इसी बीच आता है 2021 का वर्ल्ड कप। अब देखिए 2021 तक तो हालत ये हो गई थी कि बाबर आजम बहुत रन भी बना रहे थे, ICC रैंकिंग नंबर 1 में भी थे, पाकिस्तान के कैप्टन भी बन गए थे। यहाँ तक तो सबको लगने लगा था कि पाकिस्तान पूरा कमबैक करेगा, वर्ल्ड कप जीतना स्टार्ट करेगा और 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान डोमिनेट भी करता है। होता क्या है कि 2021 वर्ल्ड कप में पहला मैच होता है इंडिया और पाकिस्तान का, और इससे पहले पाकिस्तान इंडिया को कभी नहीं हरा पाई थी। इससे पहले जब भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हुए थे तो इंडिया ही जीता था, मतलब सबको क्लियर था कि ये मैच इंडिया जीतेगा। एक तरफ इंडिया जिसके कैप्टन विराट कोहली है, एक तरफ पाकिस्तान जिसके कैप्टन बाबर आजम है, दोनों आमने सामने आते हैं और इससे पहले पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीता। इस मैच में क्या होता है कि इंडिया पहले बैटिंग करने आती है, 151 रन इंडिया बना पाती है और पाकिस्तान जब बैटिंग करने आती है तो सबको लगता है कि इंडिया के पास अच्छी बॉलिंग है, पाकिस्तान 151 रन ऐसे इजीली बना नहीं पाएगी, हो सकता है पाकिस्तान ये मुकाबला हार जाए। बट इस मैच के अंदर बाबर आजम 68 रन बनाते हैं, रिजवान 79 रन बनाते हैं और पाकिस्तान ये मुकाबला 10 विकेट से जीत जाती है। And all of Pakistan will celebrate as will these two. इसके बाद तो मानो पाकिस्तान की ऑडियंस ने बाबर आजम को सर पर बिठा लिया। आज तक जो टीम कभी नहीं जीती थी इंडिया से, वो टीम इंडिया से एक तरफा जीती, 10 विकेट से जीती, और वो भी तब जीती जब बाबर ने रन बनाए, जब बाबर कैप्टन थे और जब बाबर का राइज हुआ था। अब इसी पर्टिकुलर टाइम में विराट का डाउनफॉल हुआ, बाबर का राइज हुआ। लोग कहने लग गए कि बाबर विराट के बराबर नहीं है, बाबर विराट से अच्छे हैं। लोग कहने लग गए कि बाबर इजीली विराट के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। विराट कोहली कौन है भाई, सब कुछ बाबर आजम है। एंड ये एक मैच बस नहीं, बाबर आजम इसके बाद भी रन बनाते हैं। पूरे 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान डोमिनेट करता है, ये सेमीफाइनल में एक तरफा एंटर करते हैं। हालांकि जब सेमीफाइनल होता है तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पाकिस्तान को हरा के बाहर कर देता है, लेकिन बाबर आजम डिसअपॉइंट नहीं करते। बाबर आजम 6 मैच में 60.60 के एवरेज थे, 303 रन बनाते हैं पूरे वर्ल्ड कप में और 2021 वर्ल्ड कप में मोस्ट रन गेटर बनते हैं बाबर आजम। अब देखिए ODI में 2020 के अंदर ही नंबर 1 रैंकिंग में आ चुके थे, लेकिन T20I वर्ल्ड कप में जब इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए तो अब ये T20I में भी नंबर 1 रैंकिंग में आ गए ICC की। मतलब 2 फॉर्मेट में बाबर आजम एकदम पीक में नंबर 1 रैंकिंग में आ चुके थे। और टेस्ट में क्या था, टेस्ट में तो इनका अलग ही डोमिनेंस चल रहा था, क्योंकि इस समय टेस्ट में ये ऐसे खड़े रहते थे जैसे पाकिस्तान के लिए अकेले ही काफी है। देखिए होता क्या है कि 2021 के अंदर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का एक मैच होता है जहां पे ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है और 556 रन ऑस्ट्रेलिया स्कोर बोर्ड पे लगा देती है। अब पाकिस्तान जब बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 148 पे ऑल आउट कर दिया, मतलब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 400 रन से पीछे चली गई। बाद में ऑस्ट्रेलिया इतनी आगे थी कि इन्होंने 97 रन पर इनिंग डिक्लेयर कर दी कि पाकिस्तान को अब ऑल आउट करना है। मतलब पाकिस्तान को अब जीतने के लिए 506 रन का टारगेट मिला। पाकिस्तान के पास 2 दिन थे, लेकिन ये टारगेट इम्पॉसिबल टू चेस था। पाकिस्तान जो पहली इनिंग में 150 रन नहीं बना पाई, उसे 506 रन बनाने हैं, 2 दिन बचे हुए, मतलब सबको क्लियर हो गया कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया काफी आसानी से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के पूरे 10 विकेट गिराएगी और ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतेगी, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। एंड हुआ भी यही, जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया ने 10 रन के अंदर इनके 2 विकेट गिरा दिए और पाकिस्तान लगभग बैकफुट में चली गई। बट इसके बाद बैटिंग करते हैं बाबर आजम आते हैं और बाबर आजम ने इस मैच में जो किया था, इसके बाद बाबर आजम की इमेज टेस्ट क्रिकेट में एकदम टॉप में चली गई थी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 10 रन में 2 विकेट के बाद बाबर आजम बैटिंग करने आते हैं और ये लिटरली ऐसा जमते हैं कि 196 रन मारते हैं। अब यहाँ पे 196 रन इंपॉर्टेंट नहीं थे, इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 2 के 2 दिन पूरे 2 दिन खेलते हैं। 2 दिन के अंदर 80-80 ओवर का गेम हुआ था और अकेले 80 ओवर बाबर आजम खेल गए थे। 400 से ज्यादा बॉल खेले थे, 196 रन इन्होंने बनाए थे। एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान एक तरफा हार गई थी, वो मैच ड्रॉ हो चुका था। और जैसे ऐसा कुछ होता है तो ये हर जगह टॉप में चले जाते हैं। T20I में नंबर 1 रैंकिंग है इनकी, ODI में नंबर 1 रैंकिंग है और टेस्ट में लगातार रन बना रहे हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम में कोहली रन नहीं बना पा रहे, इनका डाउनफॉल हो रहा है और इसी सेम टाइम में तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम पीक में चले गए।
अब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़े बैट्समैन बनेंगे। देखिए 2019 में विराट और कोहली का जो ये कंपैरिजन हो रहा था, ये कंपैरिजन हो तो रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान के लोग बस किया करते थे। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे इनका नाम नहीं हुआ था। सब लोग कह रहे थे कि विराट के रिकॉर्ड ये थोड़ी तोड़ देंगे, विराट कोहली जैसे थोड़ी है। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि 2019 में बाबर आजम भरे 1000 से ज्यादा रन बना रहे थे, अपने पीक में थे। लेकिन इस समय विराट भी अपने पीक में थे और विराट का पीक इतना ज्यादा अनटचेबल था कि बाबर आजम इनके कंपैरिजन के लायक ही नहीं थे। बाबर आजम जब अपने पीक में पूरे साल में 1000 से ज्यादा रन बना रहे थे, जब विराट अपने पीक में 1500 रन बना रहे थे, तो ऐसे में दोनों का कंपैरिजन पाकिस्तान के लोग भले कर रहे थे, लेकिन पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा कोई नाम इनका हो नहीं रहा था। लेकिन होता क्या है कि 2021 तक विराट एकदम नीचे जाने लग जाते हैं। इसी पर्टिकुलर टाइम में जब बाबर आजम अपने और पीक में जाने लग जाते हैं तो दिक्कत स्टार्ट होती है, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में लोग कहने लग जाते हैं कि विराट से बड़े बैट्समैन बनेंगे। King stands tall once again tonight. लेकिन ये सिर्फ एक 2 साल की हाइप थी, क्योंकि 2021 के बाद ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट होता है बाबर आजम का कि बाबर आजम को लोग घंटे का किंग बोलने लग गए। देखिए होता क्या है कि 2021 वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश के साथ जब सीरीज होती है तो यहाँ पे बाबर आजम पहले मैच में 10 बॉल में 7 रन बना पाते हैं। अगले मैच में बाबर आजम 5 बॉल में 1 रन बना पाते हैं और तीसरे मैच में 19 रन बना पाते हैं। मतलब बांग्लादेश जैसी छोटी टीम के सामने रन ही नहीं बना पाते, तीनों मैच में फ्लॉप रहते हैं। इसके बाद 2022 वर्ल्ड कप आता है और 2022 वर्ल्ड कप में पूरी जो पाकिस्तान की ऑडियंस थी एक्सपेक्ट करती है कि इस बार पाकिस्तान शायद वर्ल्ड कप जीत जाए। और ये सब इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि 2021 में बाबर आजम मोस्ट रन गेटर थे, पाकिस्तान डोमिनेट कर रही थी, सेमीफाइनल तक गई थी। इवन 2021 वर्ल्ड कप में पहला मैच जो इंडिया पाकिस्तान का था, वहां पाकिस्तान 10 विकेट से जीती थी, तो सब लोगों की एक्सपेक्टेशन पीक में थी। बट 2022 में जब इंडिया पाकिस्तान का अगेन मैच होता है तो यहाँ पे पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आती है और इस बार बाबर आजम 0 रन पर आउट हो जाते हैं। इस बार बाबर कुछ नहीं कर पाते और इसलिए पाकिस्तान 159 रन बना पाती है। और बाद में जब इंडिया चेस करने आती है तो विराट मारते हैं 82 रन और ये मैच जीतती है इंडिया। बाद में पूरे 7 मैच के अंदर वर्ल्ड कप में 150 रन बना पाते हैं। मतलब लास्ट वर्ल्ड कप में जितने रन बनाए थे उसके आधे रन भी ये नहीं बना पाए थे, इतना बेकार खेलते हैं 2022 वर्ल्ड कप के अंदर। ऑल्दो पाकिस्तान फाइनल में फिर भी एंटर कर गई थी 2022 वर्ल्ड कप में, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में एक तरफा हारी। 2022 बाबर आजम के लिए बहुत खराब रहा, ये रन ही नहीं बना पाए। और इसके बाद जब 2023 आया तो यहाँ पे ये ट्रोल भी होने लग गए। एक्चुअली में होता क्या कि 2023 के स्टार्टिंग में एशिया कप होता है और एशिया कप के पहले मैच में जो नेपाल से खेला जा रहा था, यहाँ पे बाबर आजम 151 रन मारते हैं। अब इन्होंने नेपाल के सामने 150 से ज्यादा का स्कोर मारा। ये मैच पाकिस्तान एक तरफा जीत गई, लेकिन इसके बाद ये इंडिया के सामने 50 भी नहीं मार पाए और बाद में पाकिस्तान श्रीलंका से हार जाती है और एशिया कप से बाहर हो जाती है। इसी के बाद जब 2023 में वर्ल्ड कप आता है तो यहाँ पे तो बाबर आजम 320 रन बना पाते हैं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर और इनकी टीम एक बार अगेन ग्रुप स्टेजेस में ही एग्जिट कर जाती है। अब आप सोचिए कि विराट जब स्टार्टिंग में आए थे तो 2019 वर्ल्ड कप में ही इन्होंने लगभग 500 रन मार दिए थे, वही 2023 वर्ल्ड कप में 300 रन मार पाते हैं। और यहाँ पे ही जो लोग इनको विराट से कंपेयर कर रहे थे इनको फायर बैक कर जाता है और इसके बाद इनको बहुत ट्रोल किया जाता है। एक्चुअली में होता क्या कि 2019 तक विराट पीक में थे, बाबर भी अच्छे रन बना रहे थे तो कंपैरिजन बढ़िया लग रहा था। बाद में विराट का डाउनफॉल हुआ और बाबर रन बनाने लग गए तो कंपैरिजन में सबको लगा कि बाबर आगे निकल गए हैं। लेकिन 2023 में क्या होता है कि विराट कमबैक करते हैं अपने फॉर्म में और बाबर आजम का डाउनफॉल आने लग जाता है। विराट तो पहले भी फॉर्म में थे, इनका डाउनफॉल भी आया था, वहां पे बाबर को कंपेयर किया गया, ऊपर भेजा गया। लेकिन विराट जब फॉर्म में आया और बाबर का पहली बार जब डाउनफॉल हुआ तो यहाँ पे लोग कहने लग गए कि बाबर आजम फालतू के किंग है, ये कोई मतलब के खिलाड़ी नहीं है। ये स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। लोग कहने लगे कि बड़ी टीम के खिलाफ तो ये रन ही नहीं बना पाते। नेपाल के खिलाफ इन्होंने रन बनाए और एशिया कप में बाद में फ्लॉप रहे इंडिया के सामने। सेम चीज 2023 वर्ल्ड कप में होती है, जब बड़ी टीम के सामने बात आती है तो रन ही नहीं बना पाती। 2023 वर्ल्ड कप में जहां पे विराट ने 765 रन बनाए थे वहां पे बाबर आजम ने 320 रन बना पाए। मतलब बाबर आजम मिला जुला कर भी विराट के आधे रन भी नहीं बना पाए थे और इसके बाद बहुत ज्यादा बाबर आजम को ट्रोल किया गया। जो लोग इन्हें सराह रहे थे, जो लोग इन्हें एक्चुअली में कह रहे थे कि विराट से अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, वही लोग इनको ट्रोल कर रहे थे। और ऐसा नहीं था कि 2023 में ओडीआई बस में रन नहीं बना पाए थे, कहीं रन नहीं बना पाए थे। 2023 के अंदर टेस्ट मैच में मिला जुला कर भी ये 204 रन बना पाए थे, इनका एवरेज 22 का था। और 2023 के बाद जब 2024 आया तो दिक्कतें और बढ़नी स्टार्ट हो गई। देखिए होता क्या है कि 2023 के बाद 2024 आता है और 2024 में एक बार फिर से T20I वर्ल्ड कप होता है। अब इस T20I वर्ल्ड कप में बाबर आजम अगेन कप्तान रहते हैं। ये तीसरे वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे T20I वर्ल्ड कप में। इससे पहले बाबर आजम 2 बार वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी कर रहे थे। यहाँ पे पहली बार इंडिया को इन्होंने एक तरफा हराया था 10 विकेट से और दूसरी बार ये 0 पे आउट हुए थे। सब लोगों को लग रहा था कि इस बार ये कमबैक करेंगे, इस बार इंडिया के सामने जब पाकिस्तान आएगी तो बाबर रन बनाएंगे। और अगेन 2024 वर्ल्ड कप में पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान का ही रखा जाता है। जो पाकिस्तान का पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान के ही साथ था
और यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान को 119 रन पर ऑल आउट कर देती है। मतलब इससे अच्छी शुरुआत पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती थी कि 120 रन बनाओ और पहला मैच वर्ल्ड कप का आप जीत जाओ। एक बार फिर से 2021 जैसे आप डोमिनेट करो, लेकिन पाकिस्तान जब बैटिंग करने आई तो बाबर आजम यहाँ पे 10 रन भी नहीं बना पाते और पाकिस्तान मिला जो लाकर 113 रन पे ऑल आउट हो जाती है और ये मैच जीत जाती है इंडिया। इंडिया से हारने के बाद इनका अगला मैच यूएसए से होता है और यूएसए से जो इनका मैच होता है यहाँ पे और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। देखिए यूएसए जो टीम थी 2024 वर्ल्ड कप में अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही थी। इससे पहले इनको कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं था। पूरी टीम में नए खिलाड़ी थे, नई टीम थी, आईसीसी के फुल मेंबर एसोसिएशन तक का हिस्सा नहीं थे। तो सब लोग काफी आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटी टीम, एक इनएक्सपीरियंस टीम के सामने पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगी। बट यहाँ पे भी क्या होता है कि पाकिस्तान यूएसए के सामने भी जब खेलने आती है तो ये सिर्फ 159 रन बना पाते हैं। बट पाकिस्तान इतना कम स्कोर यूएसए के सामने कैसे बना सकती है? एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से जो ओपन आए थे बाबर आजम, ये 44 रन बनाते हैं 44 बॉल पर। बाद में यूएसए इस स्कोर को इक्वल करके सुपर ओवर में 18 रन बना के मैच जीत जाती है। और इसके बाद क्या था, पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर गया। इसके बाद बाबर आजम की कैप्टेंसी को बहुत ज्यादा बैकलैश मिल गया। एक तरफ इनकी बैटिंग हर जगह क्रैश हो गई है, दूसरी तरफ इनकी कैप्टेंसी भी इतनी बेकार है कि 3 बार से टीम जीत ही नहीं पा रही है। हालत तो इतनी बिगड़ती जा रही है कि अभी टीम ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर गई, जो कभी नहीं हो रहा था। और इसके बाद पाकिस्तान मैनेजमेंट कहता है कि बाबर आजम आप अपनी कैप्टेंसी छोड़ दो, आपका समय अब हो गया। और बाबर ने अपनी कैप्टेंसी छोड़ दी। बाबर आजम का जब बैटिंग से डाउनफॉल हुआ तो कैप्टेंसी से भी डाउनफॉल हुआ और इनको कैप्टेंसी से हटा दिया गया। बाद में कैप्टन बनते हैं शाहीन आफरीदी और शाहीन आफरीदी जब कैप्टन बनते हैं तो यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। देखिए होता क्या है कि शाहीन आफरीदी कैप्टन तो बने थे, लेकिन एक सीरीज के बाद अगेन बाबर आजम को कैप्टन बना दिया गया। और ये चीज पाकिस्तान को इस तरीके से फंसाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ जाता है बाबर आजम के साथ। यही वो एक चीज थी जिसके चलते आज शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर लोग पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं। इनके ही खिलाड़ी इनको ट्रोल करने लग गए हैं। देखिए हुआ क्या था कि शाहीन आफरीदी जब कैप्टन बने थे तो एक सीरीज पाकिस्तान खेलने गई थी। सीरीज जो थी पाकिस्तान हार गई थी। कोई नया कप्तान बना, एक सीरीज हार गया है तो उसे कुछ सीरीज में और मौका दिया जाता है, कम से कम 1 साल तो वो कैप्टन रहेगा। बट इसके जस्ट बाद बाबर को कैप्टन एकदम से बना दिया गया और सब लोग शौक रह गए कि ऐसा क्यों हुआ है। बाद में पता लगता है कि एक्चुअली में इसका कारण है पैसे। देखिए बात क्या थी कि बाबर आजम जब कैप्टन थे तो एक काफी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए थे पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में जो भी नए नए ब्रांड थे, जो पुराने ब्रांड थे, सब लोग बाबर आजम को ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी है, इसका एक रूल है कि जो भी खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर वगैरह रहेगा, जो भी खिलाड़ी ब्रांड वगैरह से डील करेगा, वो पाकिस्तान की नेशनल टीम से अगर खेलता है तो उसका 30% कट जो है वो पीसीबी रखेगा। इसका मतलब कि बाबर आजम की जितनी भी कमाई होगी, चाहे वो 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, उसका जो कट है 30% वो पीसीबी के पास जाता था। बट पीसीबी ने जैसे ही बाबर आजम को खराब फॉर्म के कारण कैप्टेंसी से हटाया तो यहाँ पे कैप्टन बनाया गया शाहीन आफरीदी को। अब शाहीन आफरीदी कोई बड़े सुपरस्टार नहीं थे, तो ब्रांड ने क्या किया कि ब्रांड एम्बेसडर से इन्होंने बाबर आजम को हटाया और पाकिस्तान के अंदर जो भी एक्ट्रेस थे, एक्टर थे, इनको बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर बाकी ब्रांड का। तो बाबर आजम की डील यहाँ पे कैंसिल हो गई काफी सारी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनकम एक जगह से बंद हो गई। तो पीसीबी का जो ये 30% कट था जो ये बाबर आजम के पास से आता था, ये जैसे ही बंद होता है पीसीबी को बहुत धक्का लगता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचता है ऐसे तो हमारे पास पैसे नहीं आ पाएंगे, तो इन्होंने पैसे के चलते एक बार फिर से बाबर आजम को कैप्टन बनाया। सबको सामने से लग रहा था कि इन्होंने शाहीन आफरीदी को एक सीरीज के चलते कैसे कैप्टनसी से हटा दिया, लेकिन बैक एंड में प्रोसेस तो ये चल रही थी कि वो सीरीज अगर पाकिस्तान जीतती भी तब भी कैप्टन बाबर को दोबारा बनाया जाता, क्योंकि बाबर आजम की जो डील गई थी वहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा लॉस हुआ था मनी के मामले में। और ये चीज जैसे ही मीडिया में आती है पाकिस्तान की, ये चीज बहुत ज्यादा बैकफायर करती है पीसीबी को। इसके बाद जो थे शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, ये बहुत ज्यादा चढ़ गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाली देने लग गए। मीडिया में मोहम्मद आमिर आते हैं, तो शोएब अख्तर आते हैं और ये कहते हैं कि ये काय का किंग है, कोई मतलब का नहीं है, रन तो बनाता नहीं है, इसको कैप्टन क्यों बनाया है। आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। इन लोगों को ये लग रहा था कि पाकिस्तान नीचे जाता जा रहा है, कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा, नीचे जाता जा रहा है और पैसों के कारण उसे लगातार मौका दिया जा रहा है और कैप्टन तक बना दिया गया है। इसके बाद शाहीन आफरीदी और बाबर आजम में भी एक मतभेद हो गया, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो इस तरीके से पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी, नए खिलाड़ी, करंट प्लेयर जो अभी खेल रहे हैं, इनके बीच सबके बीच मतभेद हो गया। और बाद में पूरे 2024 में बाबर आजम ने 10 टेस्ट इनिंग के अंदर 202 रन बनाए और इनका एवरेज यहाँ 20.2 का था। इसी सेम ईयर इन्होंने ओडीआई में भी सिर्फ 222 रन बनाए थे, सेंचुरी तक नहीं मारी थी एक भी। और इसी सेम टाइम में इनका T20 एवरेज भी 33.5 का था। मतलब इस समय बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट का डाउनफॉल हो चुका था। तीनों फॉर्मेट में इनका एवरेज जो है 35 से कम था 2024 के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना चाहते हुए भी अब इनको कैप्टेंसी से हटाना ही पड़ गया।
अब ये कैप्टेंसी से ड्रॉप हो गए और कैप्टेंसी से बस नहीं, अब इनको टेस्ट टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। मतलब बाबर आजम जिनको विराट से कंपेयर किया जा रहा था, उनको पाकिस्तान अपनी नेशनल टेस्ट टीम से ड्रॉप कर देती है। इस तरीके से इनका डाउनफॉल आता है कि विराट के बराबर या रिकॉर्ड तोड़ना तो छोड़ो, ये आसपास भी नहीं रह पाते, ये ड्रॉप हो जाते हैं टीम से ही। और 2024 के अंदर ही क्या होता है कि पीएसएल में इनकी टीम थी जो पेशावर करके, इस टीम के कैप्टन थे, ये टीम इनको लगातार रिटेन करती थी और 2024 में भी इसने $1,70,000 में इनको रिटेन किया था। मतलब पीएसएल में लगभग 1,50 लाख रुपए बिके थे अपनी टीम के लिए और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं 11 मैच के अंदर 589 रन बनाते हैं 56 के एवरेज से। मतलब 2024 में पीएसएल के अंदर ये पेशावर के कैप्टन थे, जहाँ पे 1,50 लाख में उस टीम में गए थे। यहाँ पे 11 मैच के अंदर 569 रन बनाते हैं, इनका एवरेज था 56.80 का। और ये जो चीज थी काफी बढ़िया थी, इन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, हाईएस्ट रन गेटर थे। लेकिन ये चीज और ज्यादा हाइट कर जाती है क्योंकि अब सब लोग कहने लगते हैं कि बाबर आजम सपाट पिच में रन बनाते हैं। एक्चुअली में 2024 में पूरे साल के अंदर बाबर आजम ने कहीं रन नहीं बनाए। टेस्ट के अंदर इनका एवरेज 20 का था, T20I में इनका एवरेज 33 का था, ODI में भी इनका एवरेज 30 का था। कहीं भी ये सेंचुरी नहीं मार पा रहे थे। इनका पूरे तीनों फॉर्मेट के अंदर एवरेज जो था 35 से कम का था। बट इसी सेम टाइम में PSL जो पाकिस्तान की सपाट पिच में हुआ, यहाँ पे इनका एवरेज 57 का था। ये चीज से तो लोग कहने लग गए कि बाबर आजम एक तो छोटी टीम के खिलाफ रन बनाते हैं, दूसरा ये जो रन बनाते हैं ये सपाट पिच में बनाते हैं। अब लोग इनको जिम्बाबर कहने लग गए कि जिम्बाब्वे के सामने बस रन बनाते हैं, ये कोई मतलब के नहीं है। हालांकि जब 2024 निकलता है तो आता ही और 2025 और सबको लगता है कि 2025 में पाकिस्तान कमबैक करेगी। 2025 में अभी रिजवान भी कैप्टन बन चुके हैं, बाबर का कब तक डाउनफॉल चलेगा, सबको लगा इनका कमबैक हो जाएगा। सबको लगा 2025 में पाकिस्तान कमबैक कर सकती है क्योंकि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है जो पाकिस्तान में खेली जानी है। अब सबको लगा कि पाकिस्तान में ही चैंपियन ट्रॉफी जब हो रही है तो पाकिस्तान की तो सपाट पिच है, यहाँ तो बाबर रन बनाएंगे, यहाँ तो पाकिस्तान जीत सकती है। साथ में कैप्टन भी रिजवान है, रिजवान तो काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, इनका तो एवरेज भी लगातार 40 से ज्यादा का ही रहा है। तो यहाँ सबको लग रहा था कि पाकिस्तान का कमबैक होगा और 19 फरवरी को पहला मैच पाकिस्तान का होता है, किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के साथ जब इनका मैच होता है तो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने आती है और पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड रन बनाती है 320। अब पाकिस्तान की पिचेस जो है वो सपाट है, 321 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट था नहीं। बट पाकिस्तान जब बैटिंग करने आती है तो बाबर आजम 64 रन तो बनाते हैं, लेकिन 64 रन बनाने को इन्होंने 90 बॉल ले ली थी। इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 71 का था। इन्होंने इतनी ज्यादा धीमी बैटिंग की थी कि बाद में बहुत ज्यादा रन रेट बढ़ गया और पाकिस्तान को जल्दी खेलने के चक्कर से विकेट गंवाने पड़ गए और 260 में ऑल आउट हो गए। पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में 60 रन से मैच हार गया और ये पहला ही मैच हार जाते हैं। बाद में इनका सेकंड मैच इंडिया से खेला जाना था, अब ये मैच तो दुबई में खेला जा रहा था। जब बाबर आजम से सपाट पिच में पाकिस्तान में रन नहीं बने तो दुबई में इनसे क्या रन बनते और यहाँ पे भी ये 23 रन बस बना पाते हैं। बाद में पाकिस्तान ये मुकाबला भी 6 विकेट से हार जाता है और पाकिस्तान हो जाता है चैंपियन ट्रॉफी से बाहर। चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के घर में अरेंज कराई गई, यहाँ पे पाकिस्तान 3 में से एक भी मैच नहीं जीत पाया और ये लिटरली चैंपियन ट्रॉफी से ग्रुप स्टेजेस में एग्जिट कर गए। देखिए जब बाबर रन बना रहे थे, कैप्टन थे, तो पाकिस्तान भी थोड़े मैचेस ज्यादा जीत रही थी। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान का डाउनफॉल रिकवर होगा, सबको लग रहा था कि पाकिस्तान कमबैक करेगा। बट जैसे ही बाबर रन बनाना भी खत्म करते हैं, कैप्टेंसी भी चली आती है, तो पाकिस्तान भी और नीचे जाने लग जाता है। और इसीलिए 2023 वर्ल्ड कप में जहां बाबर ने रन नहीं बनाए, पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुआ। 2024 T20I वर्ल्ड कप में जहां बाबर ने रन नहीं बनाए, अगेन पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में बाहर हुआ। 2025 चैंपियन ट्रॉफी में जहां बाबर ने अगेन रन नहीं बनाए, एक बार फिर से पाकिस्तान ग्रुप स्टेजेस में ही एग्जिट कर गया। और अभी जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज जाती है खेलने के लिए, तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज 1-1 से बराबर चल रही थी। तीसरे मैच में पाकिस्तान को चेस मिला था 295 रन का, मतलब पाकिस्तान को ये मुकाबला जीत जाना चाहिए था। ये वही पाकिस्तान थी 2016 में वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराई थी, क्योंकि 3 मैच के अंदर 3 सेंचुरी मारी थी बाबर आजम ने। अब आप सोचिए कि बाबर आजम जब नए नए आए थे तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के सामने 3 मैच के अंदर 3 सेंचुरी मारी थी, और अभी बाबर आजम 3 मैच में एक भी सेंचुरी नहीं मार पाए। हालत तो इतनी खराब हो गई कि वेस्ट इंडीज के सामने सेंचुरी नहीं मार पाए, ये तो अलग बात है। लास्ट 2 साल में बाबर आजम ने ODI के अंदर 0 सेंचुरी मारी है। अभी 2025 में T20I टीम से ड्रॉप भी हो चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि बाबर आजम टेस्ट टीम से 2024 में ड्रॉप हुए थे, 2025 में T20I टीम से ड्रॉप हो गए। इनकी ODI रैंकिंग देख के लोगों को लगता है कि अभी भी काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, ये बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ODI में भी इन्होंने 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं मारी है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि बाबर आजम पूरे डाउनफॉल में है। लगातार 3 साल से इनका डाउनफॉल होता ही जा रहा है और ये कोई रिकवर नहीं हुआ है। पहले आपको क्या लगता है, बाबर के साथ और कौन सा पाकिस्तानी खिलाड़ी है जिसका डाउनफॉल हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो रिजवान की ये वीडियो और पाकिस्तान डाउनफॉल की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।